क्वेश्चन मैंने आपको दिखाई दिया था और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जो कैंडिडेट बाद में देखें या जो अभी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ओके, चलिए गाइस, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर करें जिससे आपको आने वाली क्लास मिल जाए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को एंड मोस्ट वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। आइए सभी लोग, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और एज यूजुअल आप लोगों का जो इंग्लिश ग्रामर का सेशन है मैं फिर से लेकर आया हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें दिया गया है आईड लव टू और खाली जगह है हमारे पास में, इसको फिल करना है इन द 19th सेंचुरी। तो क्या यहां पर फिल करेंगे? लिव, हैव लिव्ड, हैव बीन लिव्ड और लिव्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइएगा। लास्ट डे मैंने क्वेश्चन नंबर 31 पर छोड़ा था, तो ये वही क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया है मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में। ओके, चलिए गाइस, जेट की वैकेंसी आई है, इसका क्लास नहीं, जेट की क्लास नहीं, जेट की क्लास के लिए टाइम नहीं है, इस वजह से नहीं हो पा रही है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। सो गाइस, आपके पास में है आईड लव। सपोज करिएगा इस तरीके से आ जाए, ठीक है ना, आईड लव आ जाए, इसके बाद में टू आ जाए, या फिर आ जाए आई वुड लव टू, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन पर जो अगला वर्ड हमारा लगाया जाता है, ठीक है ना, वो परफेक्ट इनफाइनेटिव लगाया जाता है। परफेक्ट का मतलब जो हैज हैव वाले होते हैं वो, और V3, ठीक है। कहने का मतलब हमारा ये हो गया, इसके बाद में जो हम लगाएंगे हैव प्लस V3 लगाएंगे। नोट कर लीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आईड लव टू या आई वुड लव टू हैव लिव्ड इन 19th सेंचुरी। ये जो फ्रेज है लव टू हैव, इसका यूज हम पास्ट यानी कि अतीत में किसी चीज को पसंद करने के लिए, रेफर करने के लिए यूज करते हैं। मतलब ये हो गया कि मैं 19th सेंचुरी में रहना पसंद करता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नोट करेंगे। नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन है, खाली जगह दिया गया है। टाइम अब्रॉड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई फाउंड इट इजियर टू गेट यूज्ड टू, और फिर से स्पेस है, ठीक है, इन अनदर कंट्री। सो गाइस, आपको बताना है हैविंग लिव और हैव लिव, टू हैव लिविंग और हैविंग लिविंग, इनमें से कौन से दो वर्ड है जो हम यहां पर और यहां पर फिल कर देंगे जिससे सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। उर्मिला शिवरे, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग गाइस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सेकंड का। तो चलिए यहां पर सबसे पहले देखिएगा सेंटेंस क्या डिमांड कर रहा है। अगर हम सेंटेंस को पढ़ें, टाइम अब्रॉड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, यानी जब वो स्टूडेंट था तो ये रेफर किया जा रहा है कि वो शायद अब्रॉड में रहता था। तो अब्रॉड में उसका एक्सपीरियंस यहां पर हमें फिल करना है, एक्सपीरियंस, ठीक है ना। अब एक्सपीरियंस क्या होता है? कहीं पे टाइम स्पेंड करना। तो यहां पर हमारे पास दिया गया है केवल हैव। तो हैव के साथ में अगर सपोज करिए हम हैव और स्पेंड कर दें, ठीक है ना, हैव और स्पेंड कर दें, मान लो हमने ये लगा दिया। अब इसको ही हम सही तरीके से फॉर्म कर लेते हैं। हैविंग स्पेंट हमारा हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या हो जाएगा? हैविंग स्पेंट। नोट करना, हैविंग स्पेंट, ये हमारा करेक्ट हो गया। अब क्योंकि स्पेंट यहां पर अंडरस्टूड रखा है, केवल टाइम दिया, यानी हैविंग टाइम अब्रॉड, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारे पास हैविंग यहां पर है और हैविंग यहां पर है, तो दो को हम हटा देते हैं। केवल हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बचती है, एक हैविंग और एक हैविंग, ठीक है ना। तो यहां पर तो फिल कर लीजिए हैविंग। क्या हो गया? हैविंग। अंडरस्टूड है हमारा स्पेंड। हैविंग टाइम अब्रॉड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, यानी कि जब मैं स्टूडेंट था तब जो अब्रॉड में मैंने टाइम गुजारा था। आई फाउंड इट इजियर, तो मुझे ये बहुत आसान लगा। टू गेट यूज टू, हमारे पास में फ्रेज है गेट यूज टू। कौन सी फ्रेज है? गेट यूज टू। याद रखना, गेट यूज टू के बाद में जो फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है वो हमारी जीरंड फॉर्म में लगती है। क्या लगती है? जीरंड फॉर्म में लगती है, मतलब वर्ब में आईएनजी का हम यूज करते हैं। सो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहां पर क्या है? इनफाइनेटिव डे में है, लिव दिया गया है, तो केवल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। गेट यूज्ड टू प्लस जीरन, ठीक है ना, गेट यूज्ड टू जीरन, यानी कि आईएनजी फॉर्म लगेगी वर्ब की। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जिनका आंसर जा रहा है डी, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट वन है ही डिनाइड। ही डिनाइड एनीथिंग अबाउट द इंसिडेंट टू द पुलिस। तो क्या करेंगे? डिनाइड टू से, टू हैव सेड, हैविंग सेड और शे। क्वेश्चन नंबर 3 बताना है
कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट रहेगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा। दिवाली का ऑफर है, लाभ उठा लीजिए। जो कैंडिडेट एक बार एडमिशन ले लेते हैं, याद रखिएगा उनको बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको 2 इयर्स का वैलिडिटी मिलता है और बेझिझक आप कितने भी टाइम वीडियोज देखिएगा। और जो एप्लीकेशन है RR Academy एफजेडी बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। सभी PDF को आप प्रिंट कर सकते हैं, वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ही डिनाइड दिया गया है। डिनाइड के बाद में क्या फिल करेंगे, टू से, टू हैविंग सेड और से। तो यहां पर भी आपको याद रखना है डिनाई या डिनाइड, ठीक है ना, ये हमारी वर्ब आ जाए, मीन से डिनाई आ जाए तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, जीरंड यूज करते हैं। याद रखना, डिनाई और उसके बाद में क्या करते हैं, जीरंड का यूज करते हैं, या फिर बोले तो नाउन का यूज करते हैं, क्योंकि जीरंड हमारा नाउन का फंक्शन करता है। तो जीरंड हो सकता है और नाउन हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, अब जीरंड यहां पर कहां है, तो ही डिनाइड, टू से इनफाइनेटिव विद टू है, ठीक है ना। यहां पर क्या है, टू हैविंग सेड है, इनफाइनेटिव विद परफेक्ट, और यहां पर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हैविंग। हैव का जीरंडिकल फॉर्म क्या हो जाता है, हैविंग, ठीक है ना, हैविंग सेड। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 का सी करेक्ट हो जाएगा, हैविंग सेड। ये हमारा आंसर है जिनका ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट। समझ में आ गया। डिनाई के बाद में जीरंड फॉर्म लगती है हमारी, या नाउन का यूज किया जाता है, और वहां पर जीरंड हैज की जगह पर हैव है, हैव प्लस आईएनजी यानी कि हैविंग हो जाएगा, हैविंग सेड। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, आई मींट यू अबाउट माई प्रमोशन बट आई वॉज टू बिजी। आई मींट खाली जगह है, यू अबाउट माई प्रमोशन बट आई वॉज टू बिजी। अब यहां पर क्या है, मींट का मतलब है इंटेंट, क्या है, इंटेंडेड, ठीक है ना, मतलब मैं चाहता था। जब मींट का मतलब इंटेंडेड हो, विश हो, यानी किसी काम को करने के लिए चाहना, ठीक है ना। तो मैं चाहता था क्या करना, तुमको बताना, किसके बारे में, प्रमोशन के बारे में। मैं तुमको अपने प्रमोशन के बारे में बताना चाहता था, बट मैं बहुत व्यस्त था। तो यहां पर क्या करेंगे, बताना चाहता था के लिए टेलिंग करेंगे, टू टेलिंग करेंगे, टू टेल करेंगे और हैव टोल्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, इस जल्दी जल्दी से बताना। चलिए, सविता और मिला शिवरे, 3 का सी आ रहा है। चलिए, तो याद रखिएगा, आई मींट यानी मींट का मतलब जब इंटेंडेड हो, मतलब चाहना हो, किसी काम को करने के लिए कोशिश करना हो, ठीक है ना, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, मीन प्लस टू प्लस V1, ठीक है ना। आई मीन टू यानी कि इनफाइनेटिव विद टू का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। आई मीन टू टेल यू अबाउट माई प्रमोशन बट आई वॉज टू बिजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर है 5 हमारे पास, सी इज टायर्ड ऑफ अबाउट हर प्रीवियस जॉब। चलिए, इजी क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आंसर किसका पहले आता है, क्वेश्चन नंबर 5 का। नो आंसर, अभी तक किसी का नहीं दिया गया है। सी इज टायर्ड ऑफ अबाउट हर प्रीवियस जॉब, तो टायर्ड ऑफ टॉकिंग, टायर्ड ऑफ टू टॉक, ठीक है ना, टायर्ड ऑफ टॉकिंग और हैव टॉक्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर टू टेल आ रहा है। सी इज टायर्ड ऑफ, देखिए टायर्ड के बाद में ऑफ लगता है, नो डाउट, टायर्ड ऑफ दिया गया है। आपको एक चीज और याद रखना है कि जितने प्रीपोजिशन हैं, ऑल द प्रीपोजिशन बिसाइड टू को छोड़कर अगर प्रीपोजिशन की बात करें तो सबके साथ में नाउन या प्रोनाउन हमारा लगता है, ठीक है ना, नाउन या प्रोनाउन लगता है। अब यहां पर कोई प्रोनाउन तो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसके साथ में हमें क्या लगाना है, नाउन लगाना है। अब नाउन हमारे किस किस फॉर्म में हो सकता है, नाउन एक तो नाउन ही होता है, एक हमारा जीरंड जो होता है वो भी नाउन का काम करता है, और जीरंड किस फॉर्म में होता है, वर्ब में आईएनजी लगी होती है बेस फॉर्म पे, वो हमारा जीरंड हो जाता है। तो सी इज टायर्ड ऑफ टॉकिंग, सी इज टायर्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट हर प्रीवियस जॉब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस दैट इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द एक्टिव वॉइस। हमारे पास सेंटेंस दिया गया है, इट इज टाइम फॉर द फाइनल रिपोर्ट टू बी सबमिटेड। इसको हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ओरिजिनल सेंटेंस है, इट इज टाइम फॉर द फाइनल रिपोर्ट टू बी सबमिटेड, से एक्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। क्या हो जाएगा, इट इज टाइम टू सबमिट द फाइनल रिपोर्ट, इट इज टाइम
द फाइनल रिपोर्ट वाज सबमिटेड और दे शुड सबमिट द फाइनल रिपोर्ट नाउ और ए एंड सी आर बोथ एक्सेप्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट रहेगा गाइस। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा। नरसिंह, गुड्डू कुमार, ओ प्लस जीरन, जी हाँ ओ प्लस जीरन। ओ प्लस जीरन मतलब ओ प्लस जीरन डी नहीं, जितने प्रीपोजिशन है आपके उन सभी प्रीपोजिशंस के साथ में हमारा क्या लगता है, नाउन या प्रोनाउन लगता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन लगता है। टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी टू प्लस V1 होता है, जैसे हम इनफाइनेटिव टू भी बोलते हैं। अब नाउन है तो या तो नाउन ही होगा वो डायरेक्टली, या फिर वो जीरेंट फॉर्म में होगा, अदरवाइज कोई प्रोनाउन होगा। ठीक है ना, तो ये 3 कंडीशन है जो हमारे प्रीपोजिशन के साथ में हो सकती हैं। चलिए, तो इट इज टाइम, अब यहां पर देखिए इस पर दिया इट इज टाइम को, तो इट इज टाइम ही छोड़ देंगे। अब यहां पर दिया फॉर द फाइनल रिपोर्ट, इट इज टाइम फॉर द फाइनल रिपोर्ट टू बी सबमिटेड। अब जो चीज हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज करी है, सबसे पहले उसमें क्या है वर्ब, टू बी सबमिटेड। टू बी, जब हमारा 2 + V1 होता है, 2 + V1 होता है तो हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं टू बी। ठीक है ना, टू बी, और उसके साथ में जो वर्ब लगी होगी ये वाली V1, इसको करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब जब ये फॉर्मेट हमारे पास यहां पर है तो इसको वाइस वर्सा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा टू सबमिट। क्या हो जाएगा इसका, टू सबमिट। काम नहीं कर रहा है, क्या हो जाएगा, टू सबमिट हो जाएगा। और यहां पर क्या है, इट इज टाइम एज इट एज रहेगा फॉर द फाइनल रिपोर्ट। अब फाइनल रिपोर्ट हमारा क्या है, यहां पे नाउन है, तो इट इज टाइम द फाइनल रिपोर्ट वाज करेंगे नहीं क्योंकि यहां पे इज लगाया हुआ है, तो इट इज टाइम टू सबमिट द फाइनल रिपोर्ट। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। ओके, गुड्डू का आंसर ठीक है और मिला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है। अच्छा, एक और चीज है यहां पर, अगर हम इंटेंडेड मीनिंग की बात करें, इंटेंडेड मीनिंग की, तो यहां पर ये ऑप्शन दिख रहा है ना, दे शुड सबमिट द फाइनल रिपोर्ट नाउ। ये भी आंसर हमारा सही हो सकता है। ठीक है ना, इंटेंडेड मीनिंग की बात करें, बट हमारा जो ट्रांसफॉर्मेटिव वे है तो एक्यूरेट आंसर हमारा केवल इट इज टाइम टू सबमिट द फाइनल रिपोर्ट, यही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द कंपैरेटिव डिग्री। अब हमें दिए हुए सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव या एडवर्ब में चेंज करना है। तो ओरिजिनल सेंटेंस हमारे पास है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये सेंटेंस हमारा किस में है, सुपरलेटिव डिग्री में है। सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया गया है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो किसमें, पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो क्या करेंगे, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन ऑल अदर माउंटेन्स, नो अदर माउंटेन इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट और वेरी फ्यू माउंटेन्स आर एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, या माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताएंगे। क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइएगा कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलिए, ऑप्शन डी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां पर दिया गया है इन द वर्ल्ड तो हमने लगा दिया इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है, जो करेक्ट फ्रेज हमारी ये रही, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर डी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल रिटेनिंग द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल वन। यानी कि हमें क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना। सेंटेंस है, व्हेन द वॉर एंडेड द नेशन एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ ग्रेट अपहील। यानी कि जैसे ही युद्ध खत्म हो गया, राष्ट्र ने एक अपहीलिंग एक्सपीरियंस किया, मतलब अच्छा अनुभव किया। चलिए चेक करते हैं क्या आंसर रहेगा अपना, तो बस ऐसे ही है। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताना है गाइस सभी लोगों को, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसको सिंपल में कैसे कन्वर्ट करें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा फंडा है, क्या कि जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज में ज्यादा परिवर्तन हम नहीं करते हैं। ठीक है ना, एज इट एज हमारा ऐसा ही रह सकता है।
लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है, तो उस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमें क्या करना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन तो हटाना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमें क्या करना है, या तो नाउन फ्रेज बना सकते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज बना सकते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज बना सकते हैं, उसको फ्रेज में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि फ्रेज में हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, सिर्फ फ्रेज होता है, ठीक है ना। तो जो हमारी बाउंडेशन है एक सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल वर्ब, यानी कि वन प्रेडिकेट एंड वन सब्जेक्ट की एक सिंपल सेंटेंस में वो पूरी हो जाती है। तो यहां पर क्या है, ये हमारा द नेशन एक्सपीरियंस ऑफ पीरियड ऑफ ग्रेट अपील, ये हमारा क्या है, ये मेन क्लॉज है, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन द वार एंडेड, इसकी आवश्यकता है इसको हटाने की, व्हेन की, तो इसको देखिए द वार एंडेड, इसको हम क्या कर सकते हैं, व्हेन द वार एंडेड, जब युद्ध खत्म हो गया, इसको फ्रेज में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ वार, युद्ध के अंत में, यानी जब युद्ध का अंत हो गया तब, तो एट द वार ऑफ एट द एंड ऑफ द वॉर, यानी कि युद्ध के अंत में। द नेशन एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ ग्रेट अपील शो, अब यहाँ पे शो लगाए, इट मीन्स ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो नहीं सकता। एट द एंड ऑफ वार, बिल्कुल ठीक है, फ्रेज है पूरी, कॉमा लगा दिया और एज इट एज इसको चिपका दिया। द नेशन एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ ग्रेट अपील, ऑप्शन नंबर बी जिनका है बिल्कुल ठीक है। एल2 लगा हुआ है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये, ठीक है ना। द नेशन एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ ग्रेट अपील, यहां पर भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, विच वाज आफ्टर द वर्ल्ड वार एंडेड, ठीक है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन है यू मस्ट वर्क हार्डली और हार्डरली। क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे क्या फिल करना हमको यहाँ पर, इफ यू वांट टू विन द स्कॉलरशिप। क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। चलिए ओके, गुड इवनिंग 9 का हार्ड, बिल्कुल ठीक है। तो इफ यू मस्ट क्या करना है, वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठोर परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, तो क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी जिनका बिल्कुल ठीक है। अगर तुम्हें पास होना है, स्कॉलरशिप लेनी है, तो तुम्हें वर्क हार्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है द ट्रेन अराइव्ड कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिले टू ऑल कनेक्टिंग सर्विसेज। तो द ट्रेन अराइव के बाद में क्या फिल करना है, द ट्रेन अराइव्ड लेट, लेटली, लेटर, मोस्ट लेट। क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए गाइस, चलिए गुड इवनिंग शबिता, 9 का ऑप्शन नंबर भी लेट आ रहा है, गुड्डू ऑप्शन डी बता रहा है एग्जैक्टली। अब हमारे पास में दो सिमिलर वर्ड हैं, लेट और लेटली, दोनों ही एडवर्ब ऑफ टाइम है, दोनों का मतलब डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, लेटली अगर हम लगा देते हैं, लेटली का मतलब है रिसेंटली, हाल ही में, मोस्टली कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। लेटली का मतलब है रिसेंटली, क्या है, रिसेंटली मतलब हाल ही में, अभी अभी कुछ ही देर पहले। लेट का मतलब है डिले, मतलब देर से। सो ऑप्शन नंबर ए जिनका जा रहा है बिल्कुल ठीक है। द ट्रेन अराइव्ड लेट, ट्रेन देरी से आई, इससे क्या हुआ, सिग्निफिकेंट डिले हो गया सभी सर्विसेज में। ऑप्शन नंबर ए का जिनका जा रहा है बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है इट वाज, खाली जगह है, अ फाइन परफॉर्मेंस दैट द ऑडियंस गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन। तो क्या फिल करेंगे, सच, वेरी, शो और टू। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा हो जाएगा फिल करने के लिए, जिससे सेंटेंस हमारा टू द पॉइंट हो जाए। सच आ रहा है, चलिए गाइस जल्दी जल्दी से बताएंगे। ओके, मैन का अपना तो बस ऐसे ही है, सच, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि यहां पर देखिए, यहां हिंट किया, यहां पर आर्टिकल लगाया हुआ है। आर्टिकल क्या है, ए और एन हो सकता है। अगर एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाया हुआ है ए और एन, तो याद रखेंगे शो का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते। मोस्टली कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, शो का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शो होता, तो शो के बाद में जो होता है, शो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब होता, एडजेक्टिव या एडवर्ब होता। लेकिन सच का इस्तेमाल करना यहां पर ऑप्शनल है हमारे पास में, तो सच के बाद में हम ए या एन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इट वाज सच अ फाइन परफॉर्मेंस। नाउन है ना, ठीक है ना, तो नाउन से पहले क्या होगा, एडजेक्टिव होता है, तो यहां पर हमारा नाउन भी है, नोट कर लेना, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इट वाज सच अ फाइन परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस इस तरीके की थी कि ऑडियंस गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन। ऑप्शन नंबर ए जिनका जा रहा है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है इफ ही, खाली जगह है,
बताएंगे मुझे। और यहां पर भी खाली जगह है, क्या फिल करना है, इफ ही वुड अराइव 1 minute later he would miss the train, if he arrived 1 minute later would have missed the train, और if he had arrived, और यहां दिया would have missed, और would have arrived और would have missed। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है, कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी से चलिएगा। 12th का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, सी भी आ रहा है, किसी किसी का बी आ रहा है, किसी किसी का सी आ रहा है। चलिए सभी का आंसर चेक किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए तो देखिए यहां पर क्या है, इफ दिया गया, इफ क्लॉज है, ठीक है ना, इफ क्लॉज, एक सेकेंड वायर फंस गया। देखिए यहां पर क्या है, इफ क्लॉज है और यहां पर दिया गया है 1 minute लेटर, यानी कि कंडीशनल क्लॉज है। अगर मैं यहां पर वुड अराइव कर दूं तो वुड अराइव हमारा कंडीशनल क्लॉज, इफ क्लॉज के साथ में वुड अराइव हमारा होता नहीं है, तो इसको हटाइए, ठीक है ना। इफ ही हैड अराइव दिया गया है, ठीक है ना, इफ ही हैड अराइव और दिया गया वुड हैव मिस। तो इफ क्लॉज में अगर हमारा पास्ट परफेक्ट है, ठीक है ना, इफ क्लॉज में अगर हमारा पास्ट परफेक्ट है, मतलब इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो दूसरा क्लॉज हमारा बनता है, वो कैसा बनता है, वो बनता है हमारा वुड, वुड के साथ में है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आंसर क्या हो जाएगा, इफ ही हैड अराइव्ड, उसके बाद ही वुड हैव मिस्ड, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अगर सपोज करिए हम अराइव्ड लगा दें तो इफ ही अराइव्ड तो वुड हैव मिस्ड नहीं होगा, क्या हो सकता था, इफ ही अराइव्ड वुड मिस्ड हमारा हो सकता था, ठीक है, इसमें से हैव हटा सकते थे, और वुड हैव अराइव्ड हम करेंगे नहीं इफ क्लॉज में, ठीक है। यदि अराइव्ड अगर हमें लगाना है तो वुड मिस तो कर सकते हैं, तो हमारा सही हो जाता, हैड अराइव्ड करेंगे तो वुड हैव मिस्ड करेंगे, ठीक। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन है, दे खाली जगह है हमारे पास में, अ फुटबॉल मैच इन द इवनिंग व्हाट, और खाली जगह दी गई है यहां पर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपको बताना है हम यहां पर किन दो वर्ब को फिल कर देंगे जिससे सेंटेंस हमारा परफेक्ट मीनिंगफुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर और आप लोग बताइएगा। जी हाँ, सिंपल पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, आई एम रॉन्ग। चलिए भाई, तो देखिए यहां पर ये इंटेंडेड है क्वेश्चन कि आप इसमें क्या भरना चाहेंगे। यहां पर मतलब ये है कि एक कंडीशन ये है कि कुछ लोग हैं जो मैच खेलते हैं, खेल रहे हैं या खेलेंगे, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट यू डू। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए हमने लिखा है कि देवर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच इन द इवनिंग, वे सभी लोग इवनिंग में फुटबॉल मैच खेल रहे थे, ठीक है ना। तो उसके साथ में हमारे पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू डू। तो व्हाट डू यू डू का मतलब है व्हाट आर यू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तुम कौन हो। तो यहां पर ये प्रोफेशनल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। दे प्लेड, वे खेले, दे प्लेड अ फुटबॉल मैच इन द इवनिंग, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट दिया गया है, मतलब शाम की बात हो रही है, वे शाम को फुटबॉल मैच खेले। यहां क्वेश्चन है व्हाट यू डू, तो हमारा क्या हो सकता है, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, मतलब वे तो शाम को मैच खेले लेकिन तुमने क्या किया, ये पूछा जा रहा है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, प्लेड और डिड हमारा आंसर हो सकता है। अब यहां पर क्या है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल मैच इन द इवनिंग। अब यहां पर क्या है, यहां पर फ्यूचर टेंस की बात हो रही है कि वे शाम को मैच खेल रहे हैं, मतलब शाम को मैच खेलेंगे। अब यहां पर फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर प्लान की बात हो रही है कि तुम क्या करोगे, वे तो शाम को मैच खेल रहे हैं तो तुम क्या करोगे। तो आंसर हमारा हो सकता है व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। मिंटू से हमारे पास दो आंसर है गाइस, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टेंस हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, प्लेड और डिड, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट। आप इसको नोट करिएगा, ठीक। चलिए, और यहां पर हैव प्लेड है, खाली जगह छोड़ दी गई है, दोनों जगह पर हैव प्लेड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ही खाली जगह है हमारे पास, टू अनलॉक द डोर टू हिज फ्लैट बिकॉज द टेलीफोन, और फिर से स्पेस दिया गया, बताइएगा।
तो क्या करेंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कौन कौन सी 2 वर्ब हैं जिन्हें फिल कर देंगे तो हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 13 ऑप्शन बी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास में, ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर है टू अनलॉक द डोर टू हिज फ्लैट, मतलब अगर हम यहां पे फिल कर दें ही वाज हरिंग, यानी वो जल्दी कर रहा था, तो ये जो पैटर्न है ये गलत है, ठीक है ना। ही हरीज, वो जल्दी करता है, वो जल्दी करता है, बिकॉज द टेलीफोन हैज बीन रिंगिंग, टेलीफोन काफी समय से बज रहा, तो ये वाला भी नहीं होगा। ही हरीड, उसने जल्दी की, उसने जल्दी की यानी जल्दी से दौड़ा वो इसके लिए अनलॉक करने के लिए डोर को, क्यों, बिकॉज द टेलीफोन वाज रिंगिंग, यानी वो जल्दी दौड़ा तो कोई कंटिन्यूअसली एक एक्शन हो रहा था कि टेलीफोन बज रहा था, इस वजह से वो जल्दी से दौड़ा। तो एप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है, जिनका ऑप्शन नंबर सी जा रहा है, एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन है नेदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, स्पेस करना है हमें, द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलियर। क्वेश्चन नंबर 15 बताएगा कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलियर, कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, हरीड प्लस वाज रिंगिंग, 15 टिक्स एग्जैक्टली, बिकॉज एदर और नेदर नॉर, इन 2 कंजक्शन से अगर हमारे पास सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है ना, तो जो लास्ट या क्लोजेस्ट टू द वर्ब, वर्ब के सबसे नजदीक वाला जो सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से हम वर्ब यहां पर प्लेस करेंगे। तो टीचर क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब हम प्लेस करते हैं। सिंगुलर वर्ब हमारे पास कहां पर है, टेक है, जो कि बेस फॉर्म में है, नहीं हो पाएगी, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगेगी। आर भी हमारी प्लूरल है और हैव भी हमारी प्लूरल है, जिनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक है। नेदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी कि असफल होने की जिम्मेदारी न तो टीचर लेता है ना ही छात्र लेता है, कोई नहीं लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन आर असैसिनेटेड, हैज बीन असैसिनेटेड, हैव बीन असैसिनेटेड और वर असैसिनेटेड। क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है क्या फिल करेंगे जिससे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सर क्या TRE4 में आएगा ये सब? हाँ TRE4 में ऑफकोर्स आएगा, सब कुछ आएगा। TRE4 में तो ग्रामर भर भर के आती है। TRE4 में चाहे आप मतलब प्राइमरी का ले लीजिए, चाहे TGT का ले लीजिए, PGT का ले लीजिए, मतलब वर्ग 6 to 8, ठीक है, 9 to 10 और 11 12 किसी में भी ले लीजिए, ग्रामर भर भर के आता है। और ग्रामर इतना स्टैंडर्ड आता है कि सॉल्व करने के लिए थोड़ा माइंड चलाना पड़ता है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी ग्रामर की तैयारी करनी है TRE4 के लिए, याद रखिएगा, हल्के में मत लेना, ठीक है। अगर ऑब्जर्व करना है तो पिछले जो TRE1 TRE2 3 हो चुके हैं उनको आप लोग एक बार ऑब्जर्व करके देख लीजिएगा। लिटरेचर एक बार को आए या ना आए, ठीक है ना, क्योंकि BPSC क्या करता है, हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज देता रहता है, ठीक है ना। एक बार को लिटरेचर आए या ना आए, लेकिन ग्रामर तो 100% आती है और बहुत अच्छी और बहुत एडवांस लेवल की आती है, ठीक है। सो द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन, अब यहां पर आर्टिकल लगा है डेफिनिट, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन। तो जब 2 नाउन डेफिनिट आर्टिकल से जुड़े हों और फर्स्ट नाउन के साथ में डेफिनिट आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों लगे हों, तो ये दोनों के लिए ही रेफर्ड होता है। मतलब ये जो दोनों लोग हैं वो एक ही लोग हैं, पॉलिटिशियन और जो लीडर है दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अब जब एक ही व्यक्ति हैं तो कैसे हो गए, ये सिंगुलर हो गए। सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। अब सिंगुलर है तो इसके साथ में वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो सिंगुलर वर्ब कहां है हमारे पास में, हैज बीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे हो जाए द वाइज लीडर एंड और इसके साथ में लगा दें द पॉलिटिशियन, तो ये 2 कैंडिडेट हो गए, यानी द वाइज लीडर एंड द पॉलिटिशियन, तो ये 2 व्यक्ति हो गए। तब इनके साथ में कैसी वर्ब लगेगी, तब इनके साथ में प्लूरल वर्ब लगेगी। जब आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों नाउन के लिए रेफर किए गए हैं, ठीक है ना, तो हमारा क्या है, सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है और सिंगुलर वर्ब रहती है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस टू रिमूव द एडवर्ब टू। हमें एडवर्ब टू रिमूव करना है, ठीक है ना। रिमूव टू वाले क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो दिया गया ही इज टू एरोगेंट टू लिसन टू एनी एडवाइस, तो इसमें रिमूव टू करना है, जल्दी से बताएंगे रिमूव टू होकर ये सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा। चलिए जी हाँ बिल्कुल ठीक, चलिए ओके शबाना 17A, अपना तो बस 17A, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है सिंपल सा, देखिए ये जो दिया गया इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो 2-3 तरीके से पूछ लिया जाता है। एक तो डायरेक्टली दिया जाता है कि रिमूव टू करना है, यानी सेंटेंस दिया होगा और क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा कि क्या करना है, रिमूव टू करना है, ये करना है, मतलब डायरेक्टली हिंट दे दी गई रिमूव टू करना है। या फिर ऐसे दे दिया जाता है क्या करना है, निगेटिव बनाना है। मेरी बात को समझ लेना, चाहे तो निगेटिव बनाने के लिए आ जाए इंस्ट्रक्शन या रिमूव टू करने के लिए आ जाए, दोनों कंडीशन में काम एक ही होना है, ठीक है ना। रिमूव टू करेंगे तब भी ये सेंटेंस नेगेटिव में जाएगा और नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बन ही रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, टू को हटाकर हम शो कर देंगे, एडजेक्टिव ऐसा का ऐसा ही उसे लगा रहने देंगे। इसके बाद में टू लिसन टू एनी एडवाइस या टू लिसन टू या टू के बाद में जो कुछ भी लगा गया है, ठीक है ना, तो टू को रिमूव करेंगे और क्या करेंगे, दैट से उसे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट वगैरह जो कुछ है उसको प्लेस करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में कैन नॉट या कुड नॉट अकॉर्डिंग टू दिस वर्ब, जहां पर जो वर्ब आई है उसके अनुसार कैन या कुड का यूज करेंगे और क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पे देखिएगा, ही इज सो एरोगेंट दैट ही कैन नॉट लिसन टू एनी एडवाइस, ऑप्शन नंबर ए जिनका है बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसको देखते हैं, ही इज एरोगेंट, तो एरोगेंट के साथ में सो का यूज नहीं किया गया है। ही इज सो एरोगेंट दैट ही विल नॉट लिसन टू एनी एडवाइस। एक और चीज समझिएगा, अगर आपके पास में ये वाला ऑप्शन ना हो, कैन नॉट वाला, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन ना हो, विल वाला आ जाए, विल वाला, तो याद रखना विल वाला ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। अगर विल आ जाता है तब भी आप उसको टिक कर देंगे, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं हो कैन नॉट वाला, मतलब कैन नॉट, कुड नॉट और विल नॉट, ये ऑप्शन में आपके आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, चूज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव दैट करेक्टली रिफ्लेक्ट द ओरिजिनल मीनिंग, ओ दैट आई वर अ वर्ड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, एक्सक्लेमेटरी से हमें क्या करना है, असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओ दैट आई वर अ वर्ड, तो क्या करेंगे, आई विश आई वॉज अ वर्ड, आई विश आई वर अ वर्ड, आई एक्सक्लेम दैट आई वॉज अ वर्ड और आई विश दैट आई वुड बी अ वर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बताना है जल्दी जल्दी से। आई विश आई वर, बिल्कुल ठीक है, जिनका राइट आंसर है आई विश आई वर, ठीक है ना। जहां पर भी दिया गया है आपका ओ दैट, ठीक है ना, और वुड दैट, ओ दैट आ जाए और वुड दैट आ जाए, ओ दैट और वुड दैट अगर आ रहे हैं तो ओ दैट और वुड दैट को हम विश में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो आई विश बेस फॉर्म लगेगी, ठीक है ना, और उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हम क्या करेंगे, जैसा है वैसा का वैसे ही छोड़ देंगे। आई विश आई वर अ वर्ड, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है हमको, अनलेस यू चेंज योर वेज यू विल एंड अप इन अ सीरियस ट्रबल। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दिया गया जो सेंटेंस है ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। चेंज किस में करना है, कंपाउंड सेंटेंस में करना है। तो मैं आपको पिछली जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उन सभी में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तीनों सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है बताता चला रहा हूं। एक सिंपल सेंटेंस में आपका सिंपल सेंटेंस की सिंपल सेंटेंस को कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सेंटेंस में क्या है, एक सिंगल सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, सिंगल सब्जेक्ट होता है और एक सिंगल प्रेडिकेट होता है। सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब है इसमें वर्ब हो सकती है, वर्ब तो होगी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और अदर वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। इतनी चीजें होती है एक सिंपल सेंटेंस में। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो वे एंड से जुड़े होंगे, ठीक है ना, एंड से जुड़े होंगे, मतलब एक सब्जेक्ट जहां
और एक सब्जेक्ट यहाँ, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन सब्जेक्ट सिर्फ एक ही होगा, ठीक है, ये याद रखना है। कंपाउंड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या है, कंपाउंड सेंटेंस में आपके दो क्लॉज होते हैं, एक क्लॉज ये और एक क्लॉज ये। दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं, है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं। इसमें भी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा, सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। दोनों सेंटेंस अपने मीनिंग के लिए सेल्फ डिपेंड होंगे, एक दूसरे से किसी का कोई लेना देना नहीं होगा, कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, सिर्फ कंजक्शन के माध्यम से इन्हें जोड़ दिया जाएगा। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, एक हमारा मेन क्लॉज होता है। जो मेन क्लॉज होता है उसका जो मीनिंग है अपने आप में कंप्लीट रहता है, वो अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे सेंटेंस या दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं रहता। मान लीजिए यही दिया गया है, यू विल एंड अप इन अ सीरियस ट्रबल, तुम बहुत खतरे में पड़ जाओगे, समस्या में पड़ जाओगे, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, मेन क्लॉज यानी प्रधान वाक्य है। अब यहां पर है सबऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से इसे ऐड किया गया है, अनलेस यू चेंज योर वेज, अगर तुम अपना रास्ता नहीं बदलते तो। अगर मैं इतनी ही बात कह के छोड़ दूं तो इसका मतलब यह है कि बात अधूरी है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में बात अधूरी होती है, उसको पूरा करने के लिए मेन क्लॉज का होना आवश्यक है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर क्या करना है, हमको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो चेंज योर वेज, चेंज योर वेज, एंड हमारा एक कम्युलेटिव कंजक्शन है जो दो सिंपल सेंटेंस को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, बट दोनों सेम रैंक के, सेम मीनिंग के होने चाहिए, जिसमें कॉन्ट्रास्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो चेंज योर वेज, यू विल नॉट एंड अप, तो यहां पर ये सूटेबल ही नहीं है, सेंटेंस भी हमारा सही नहीं है। चेंज योर वेज शो दिया गया जो हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो है, बट ये मीनिंगफुल यहां पर नहीं है। सो यू विल एंड अप, सो के साथ में दैट का यूज करते हैं, तब हमारा क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, ठीक है ना। यहां पर हमारा ये सूट नहीं कर रहा है। यू मस्ट चेंज योर वेज, तुम्हें अपना रास्ता बदल देना चाहिए। फॉर यू विल एंड अप इन अ सीरियस ट्रबल, क्योंकि तुम एक सीरियस समस्या में फंस सकते हो। चेंज योर वेज, अपने रास्ते बदल दो, और यू विल एंड अप इन अ सीरियस ट्रबल, तो यहां पर ऑल्टरनेटिव है, एडवर्सेटिव कंजक्शन है और, ठीक है ना। आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कंजक्शन पढ़ना है, ठीक है ना, तो आरआर अकेडमी एफजेडी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर एक क्लास पढ़ी है कंजक्शन की, डिटेल क्लास, ठीक है ना, आप उसमें जाकर पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 20, ही ड्रोव, खाली जगह दी गई है, ही ड्रोव फास्ट दैट द पुलिस वर अनेबल टू कैच हिम, तो क्या करेंगे, ड्रोव सच फास्ट, शो फास्ट, टू फास्ट और वेरी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 20 बताना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा, जल्दी जल्दी देखते हैं। चलिए, ओके, मेनका, गुड्डू, शबाना, शो, बिल्कुल ठीक है, जिनका राइट आंसर है शो, ठीक है ना। शो प्लस एडजेक्टिव होता है, शो प्लस एडजेक्टिव होता है, शो प्लस एडवर्ब भी होता है, ठीक है। अगर उसके साथ में आर्टिकल लगा हुआ है तो सच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ही ड्रोव सो फास्ट, वो इतनी तेज चलाता है, ठीक है ना, वो इतनी तेज गाड़ी चलाता है कि पुलिस वर अनेबल टू कैच हिम, यानी पुलिस भी उसको नहीं पकड़ पाती। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सी सीम्ड, खाली जगह है, एंड डिडंट स्पीक अ वर्ड ऑल इवनिंग, तो सी सीम्ड क्वाइट सैड, रेदर सैड, सैडली और शो सैड। सी सीम्ड के साथ में हम कौन सा फ्रेज या वर्ड यूज करेंगे जिससे सेंटेंस हमारा एकदम परफेक्ट मीनिंगफुल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे साथ, जल्दी जल्दी से बताइएगा। हेमंती, शबाना, मेनका, 21 ऑप्शन नंबर है। लो, यहां पर क्या है, सी सीम्ड, वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, वो बहुत दुखी दिखाई दे रही थी, इसलिए क्या किया, डिडंट स्पीक अ वर्ड ऑल इवनिंग, तो आंसर हमारा हो जाएगा रेदर, ठीक है ना। रेदर एडवर्ब ऑफ डिग्री, वो कितनी दुखी थी, बहुत, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नोट करिएगा। नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन है, इट वाज यूनिक अपॉर्चुनिटी दैट नो वन वांटेड टू मिस इट, ये बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है, कोई इसको मिस नहीं करना चाहता।
कौन सा आर्टिकल फिल करेंगे यहां पर हम, ए एन दी और नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 22 बताना है कौन सा आर्टिकल फिल करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा आर्टिकल फिल करेंगे ए एन और दी में से। हमारे पास में नाउन है यूनिक जो कि अद्वितीय, ठीक है ना। अब इसके साथ में क्या है, सॉरी ये क्या है, एडजेक्टिव। यूनिक क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और अपॉर्चुनिटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। ये क्या है, नाउन है। अब वैसे तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करते, बट अगर उसके साथ में कोई एडजेक्टिव लगा हुआ है तो हम उसको एज ए कॉमन नाउन यूज करते हैं। तो यूनिक यहां पर दिया, यूनिक को जब हम लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, और ये जो यू है ये बाई को डिनोट करता है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड को डिनोट करता है। वेदर ये दिखने में हमारा ऐसा लग रहा है कि ये यू से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली पढ़ाया जाता है ए ई आई ओ यू, ए जस्ट मिनट, ए ई आई ओ यू, यानी कि अगर कोई वर्ड हमारा वोवल लेटर से स्टार्ट होता है, वोवल साउंड से स्टार्ट होता है, तो हम उसके साथ में एन का इस्तेमाल करते हैं। सो इसके एक्सपीरियंस पर मत जाइए, भले ही इन लेटर्स से अगर कोई वर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है ना, तो हम उसके साथ में ए का इस्तेमाल करेंगे, एन का नहीं, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे हॉस्पिटल है, भले ही हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड है बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन हॉस्पिटल बोलेंगे इसे, तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नोट कर लेना इस चीज को। तो किस वर्ड से, किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है मैटर नहीं करता, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है ये मैटर करता है। साउंड किसका प्रोड्यूस कर रहा है पहला लेटर, वो मैटर करता है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है यू शुड गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट हिज आइडेंटिटी इन केस आई डोंट रिकॉग्नाइज हिम। तो क्या करेंगे, फर्दर इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन, लेस इंफॉर्मेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 23 में एक एप्रोप्रिएट वर्ड बताना है जो एग्जैक्ट मीनिंग दे जाए उस सेंटेंस का जो इंटेंडेड है, ठीक है। चलिए, जी हाँ, वी शुड चेक साउंड नॉट लेटर, बिल्कुल ठीक। हमें लेटर से फर्क नहीं पड़ता, लेटर क्या है, हमें उसके पहले लेटर का साउंड आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है। कभी कभी होता क्या है कि कुछ लेटर होते तो कॉन्सोनेंट साउंड है बट वो कैसे होते हैं, हिडन होते हैं, साइलेंट होते हैं, तो उससे अगला जो लेटर है उस लेटर से उस वर्ड को हॉस्पिटल, है ना, फर्दर। देखिए फर्दर का मतलब है डिस्टेंस, थोड़ा दूर, ठीक है ना। यहां पर मोर हमारा सही है, ठीक है ना। यू शुड गिव मी मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हिज आइडेंटिटी इन केस आई डोंट रिकॉग्नाइज। बट एक और एक परफेक्ट वर्ड है यहां पर जो मोर से ज्यादा फॉर्मल है, वो क्या है, फर्दर। फर्दर का मतलब एडिशनल, क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी। यू शुड गिव मी फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट हिज आइडेंटिटी इन केस आई डोंट रिकॉग्नाइज हिम। अब सपोज कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, मान लीजिए आपकी कोई सिस्टर, आपका कोई भाई वगैरह रेलवे स्टेशन पर है, चचेरा, मम्मीरा, फुफेरा, कोई भी जिसको आपने देखा नहीं, आपके पेरेंट्स ने कहा कि भाई फलाने सिंह आ रहे हैं, आप उनको स्टेशन से पिकअप कराओ, ठीक है ना। आपने कहा ठीक है चले जा रहे हैं। अब आप क्या कहोगे, मुझे उनके बारे में और जानकारी दे दो। अब मोर और फर्दर दोनों में डिफरेंस है। मोर का मतलब ये है अधिक जानकारी दे दो, अधिक का मतलब मान लीजिए कि उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बता दो या कोई और चीज बता दो, लेकिन फर्दर का मतलब ये है एडिशनल जानकारी दे दो जिससे उससे आइडेंटिफाई करने में मुझे आसानी हो जाए, ठीक है। वो क्या पहनकर आ रहे हैं, ठीक है ना, क्या लेकर आ रहे हैं, कैसे मुझे कांटेक्ट करेंगे, ये जानकारी दे दो। तो फर्दर इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा बिल्कुल एप्रोप्रिएट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आई हैवंट हर्ड द मैटर सिंस ही लेफ्ट द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है ऑफ, फ्रॉम, अबाउट, ओवर। क्या आंसर हो जाएगा, चलिएगा जल्दी जल्दी से बताइएगा। गुड्डू, शबाना, मेनका, ओके बिल्कुल ठीक है। 23rd ऑप्शन नंबर डी। हर्ड ओवर नहीं होता है, हर्ड ऑफ समथिंग। ऑप्शन नंबर जिनका है बिल्कुल ठीक है। आई हैवंट हर्ड ऑफ द मैटर। हर्ड ऑफ का मतलब है, हर्ड ऑफ समथिंग का मतलब है किसी चीज की जानकारी होना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद द ग्रामेटिकल एरर, आपको बताना है किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। जल्दी से पढ़ लीजिएगा और बताने की कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आप लोगों को डेली करा रहा हूं, आई होप कि ये क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए गुड्डू, अनीशा, ऑप्शन ऑफ, जिनका ऑफ था बिल्कुल ठीक है। तो नेदर द कमेटी मेंबर्स नॉर द सेक्रेटरी वर प्रेजेंट फॉर द एनुअल मीटिंग। तो ये हमारा फिर से नेदर नॉर वाला क्वेश्चन आ गया है। नेदर नॉर और एदर और से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट में जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है क्लोजेस्ट टू द वर्ब, उसी को हम सब्जेक्ट मानते हैं और उसी के हिसाब से हमारी वर्ब का प्लेसमेंट होता है। वर्ब क्या है इसमें, वर्ब, और सब्जेक्ट क्या कंसीडर किया जाएगा, द सेक्रेटरी, क्योंकि नेदर के पास वाला जो द कमेटी दिया गया है, द कमेटी मेंबर्स, ये बहुत सारे हैं। सेक्रेटरी क्या है, सिंगुलर, सेक्रेटरी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। वर्ब की जगह पर हम चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये सी है। तो वर्ब की जगह पर क्या हो जाएगा, वर्ब की जगह पर हो जाएगा हमारा वास, और आंसर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहां पर दिया गया स्कार्सली हैड आई एंटर्ड द रूम देन द लाइट्स वेंट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 26 में करेक्ट कहां पर हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस बताना है। चलिए, ओके, बिल्कुल ठीक है। सो जिनका राइट आंसर है स्कार्सली, हाँ ठीक है, स्कार्सली, बेयरली, हार्डली, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे नेगेटिव एडवर्ब हैं जिनके साथ में हम इन्वर्जन का यूज करते हैं सेंटेंस में आता है तो, और इनके साथ में हम व्हेन का यूज करते हैं। किसका करते हैं, व्हेन। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, स्कार्सली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन द लाइट्स ऑफ। ऑप्शन नंबर बी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट इज एंटोनियम ऑफ द वर्ड सेंचिमोनियस। एक अच्छा वर्ड है सेंचिमोनियस, फटाफट फटाफट बताएंगे, इसका क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। हाइपोक्रिटिकल, पायस, सिंसियर, अनक्टस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 बताना है। सेंचिमोनियस का मतलब क्या होता है ये पता होगा तो आप इसका एंटोनियम बता देंगे। चलिए, सेंचिमोनियस, सेंचिमोनियस का मतलब समझ लीजिए पहले। सेंचिमोनियस का मतलब है ए पर्सन हु इज शोइंग ऑफ टू बी लॉयल और फुली मैनर्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो लॉयल, मैनर्ड, मॉरलाइज दिखा रहा है दूसरों की अपेक्षा में ज्यादा, बट एक्चुअली में वो है नहीं है। मतलब एक फॉल्स इंफॉर्मेशन या फॉल्स एक्सपीरियंस दिखा रहा है लोगों को सही होने का, जेन्युइन होने का, ठीक है ना, मॉरल होने का, उसको बोलते हैं सेंचिमोनियस। तो इसका एंटोनियम बताना है। अब सिंसियर का मतलब है जेन्युइन, किसी तरीके की ईमानदारी वाला व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड एसोटेरिक। एक वर्ड आया है एसोटेरिक, हमें क्या करना है, इसका क्लोजेस्ट यानी कि सिनोनियम बताना है। एसोटेरिक का सिनोनियम क्या हो जाएगा, कॉमन, एब्स्ट्रूस और पब्लिक और ऑब्वियस। क्वेश्चन नंबर 28 बताइएगा। चलिए, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। एसोटेरिक जो है, एसोटेरिक वर्ड रेफर करता है एक ऐसी नॉलेज, एक ऐसे क्षेत्र को या एक ऐसी जानकारी को जिसको लोग अंडरस्टैंड करने में समर्थ नहीं होते, या हम ये कहें कि नॉलेज दैट इज अंडरस्टूड ओनली ऑफ फ्यू मेंबर्स विद अ स्पेसिफिक और ब्रिलियंसी। जिन लोगों को उस चीज की महारत है, एक्सपर्टीज रखते हैं उस मामले में, वही उस चीज को समझ पाते हैं। तो कहने का मतलब है डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड, जिस चीज को समझने में काफी मशक्कत करनी पड़े, तो उसके लिए जो सिनोनियम हो जाएगा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रूस। ऑप्शन नंबर बी जिनका जा रहा है बिल्कुल ठीक है, डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड। ओके, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। हमें बताना है सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है दिए हुए सेंटेंस में। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है ही इज द मैन whom I believe to be the culprit। तो कौन सा है ये, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन है, नाउन क्लॉज है ये वाला, ठीक है, ये वाला बताना कौन सा है,
एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। क्वेश्चन नंबर 29 बताना है। अंडरलाइन जो सेंटेंस है, अंडरलाइन जो क्लॉज है वो किस तरीके का क्लॉज है। 29 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारे पास एडवर्ब यानी रिलेटिव एडवर्ब्स मैंने आपको पेड क्लास में पढ़ा दिया है लास्ट डे। रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स में क्या है, हमारे पास क्या होता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हाट, व्हेन, व्हाई और वेयर। ये कुछ ऐसे रिलेटिव एडवर्ब हैं जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं, बट इनको देखने से ऐसा लगता है कि ये एडवर्ब का फंक्शन कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये एडवर्ब का फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या करते हैं, ये मेन क्लॉज के लिए एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। जो मेन क्लॉज में आने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से इनसे स्टार्ट होने वाले जो क्लॉजेस हैं वो रेस्ट्रिक्टिव या फिर डिफाइनिंग क्लॉज कहे जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास ये है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या करते हैं, अपने मेन क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। दैट इज वाई उनको डिफाइनिंग रिलेटिव कहा जाता है। तो हुम क्या है, डिफाइनिंग रिलेटिव है, ठीक है ना। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव क्लॉज, जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच सेंटेंस यूज ए नॉन रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज। जो चीज मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताई थी वो इस क्वेश्चन में एज आंसर मैंने पूछ ली। तो विच सेंटेंस यूजेस अ नॉन रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज। तो नॉन रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, यहां पर मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज या रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन बताया था, जो क्या करता है, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज या डिफाइनिंग रिलेटिव के तौर पे काम करता है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा नॉन रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है ना। यानी कि वर्ड्स तो वही होंगे बट वे नॉन रेस्ट्रिक्टिव होंगे, नॉन डिफाइनिंग होंगे। तो द हाउस दैट से स्टार्ट हो रहा है, नाउन क्लॉज है ये। द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड, हु से स्टार्ट हो रहा है, मतलब रिलेटिव तो है यानी कि प्रोनाउन तो है, बट ये क्या है, ये रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है जो क्या कर रहा है, द स्टूडेंट, इस स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है, इस स्टूडेंट को डिफाइन कर रहा है। द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड, वह छात्र जो मेहनत करेगा सफल हो जाएगा। तो कौन सा छात्र, जो मेहनत करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है ना। माई ब्रदर हु इज अ पायलट लिव्स इन लंदन। अब हु इज अ पायलट, यहां पर हु इज अ पायलट दिया है, ये डिफाइनिंग क्लॉज नहीं है, डिफाइनिंग एडजेक्टिव नहीं है, ये नॉन रेस्ट्रिक्टिव है। इसका मतलब ये कि मेरा ब्रदर कहां है, लंदन में रहता है। अगर हम इस बात को भी नहीं कहें कि मेरा भाई जो कि एक पायलट है लंदन में रहता है, जो कि एक पायलट है, अगर उसको हटा दें तब भी मेरा भाई लंदन में ही रहता है, तो ये कोई मतलब डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, ये नॉन रेस्ट्रिक्टिव है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी गई है जो कि आवश्यक नहीं थी कि ये बताएं कि मेरा भाई जो पायलट है वो लंदन में रहता है। हम स्पेशली ये कह सकते हैं मेरा भाई लंदन में है, ठीक है। तो केवल यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई शॉ द डॉग, यहां पर दैट लाए सबऑर्डिनेट क्लॉज है, केवल ऑप्शन नंबर सी जिनका है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।